हाय फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग एनएलएम में यूज आने वाले फोर्सेज से परिचित हुए थे। सभी फोर्सेज का डायरेक्शन देखे थे क्या होता है, और कुछ फोर्सेज का मैग्नीट्यूड भी देखे थे कि कितना कितना होता है। इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स के द्वारा दिए गए मोशन का 3 लॉ पढ़ेंगे। ये न्यूटन साइंटिस्ट महोदय का नेम है। ये 3 टाइप्स ऑफ लॉ दिया था मोशन के बारे में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूटन साहब के द्वारा दिए गए मोशन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी बॉडी रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो बॉडी अपना वो इनिशियल स्टेट तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, रेस्ट। तो ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक बाहर से इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाहर से अगर यहाँ पे ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी अपना इनिशियल स्टेट को छोड़ देगा, ये मूव करने लगेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, यानी कि उस पर नेट फोर्स जब तक 0 होगा तब तक बॉडी अपना इनिशियल स्टेट बनाए रखेगा। नेट फोर्स बोलिए या एक्सटर्नल फोर्स बोलिए, एक ही बात है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, इसका नाम है ए, और ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक मूव करता रहेगा जब तक इस पे नेट फोर्स 0 रहेगा। और अगर नेट फोर्स 0 के अलावा कुछ मैग्नीट्यूड का आ गया, नेट फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तब इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक इसके वेलोसिटी में न मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आएगा न डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा। तो यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो वो तब तक अपना इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल स्टेट को बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाए। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। ये एक ग्लास है, इस पे एक कार्डबोर्ड रखा है ऐसे, और इस कार्डबोर्ड पे यहाँ पे एक कॉइन रखा है, यहाँ पे एक कॉइन रखा है। जब इस कार्डबोर्ड को बड़ी स्पीड में झट से इधर खींचेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए कि इस कार्डबोर्ड में फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कार्डबोर्ड में नहीं है तो कार्डबोर्ड को इधर खींचेंगे तो इस पे कोई फोर्स नहीं आएगा, इस कॉइन पे। तो कॉइन पे कोई फोर्स नहीं आएगा तो कॉइन अपना इनिशियल स्टेट बनाए रखेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और कार्ड यहाँ से खींच लेंगे तो कार्ड निकल जाएगा। तो फाइनल फिगर इसका ऐसा हो जाएगा।
कार्डबोर्ड यहाँ से इधर आ गया और इस कॉइन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये कॉइन यहीं पे रह जाएगा, नीचे गिर जाएगा इस गिलास में गिर जाएगा। ठीक ठीक। अब इसी चीज को फिर से दिखा रहे हैं इस कार्डबोर्ड में फ्रिक्शन लेके। मान लीजिए कि यही ग्लास है और यहाँ पे कार्डबोर्ड है, इस ग्लास पे ऐसे रखा हुआ है और यहाँ एक कॉइन है कि इस कार्डबोर्ड पे एक कॉइन भी रखा है और अब की बार इसमें फ्रिक्शन है। अब अगर इस कार्डबोर्ड को इधर खींचेंगे झट से तो इस कॉइन के कांटेक्ट में ये कार्डबोर्ड इधर भागेगा तो कार्डबोर्ड पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ये कॉइन कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में, ध्यान से देखिए, कांटेक्ट में इस कॉइन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। कार्डबोर्ड के रिस्पेक्ट में कॉइन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कार्डबोर्ड इधर भाग रहा है कांटेक्ट में तो कार्डबोर्ड पे फ्रिक्शन पीछे, तो इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन आएगा इस कॉइन पे आगे, ये आएगा फ्रिक्शन इस कॉइन पे। अब अगर कार्डबोर्ड को झट से खींचेंगे तो इस कॉइन पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन के वजह से ये कॉइन भी आगे भागेगा। लेकिन कार्डबोर्ड को अगर झट से खींचेंगे बड़ी तेजी में तो क्या होगा, देखिए। कार्डबोर्ड तो यहाँ आ जाएगा खिंचा के और ये कॉइन जो यहाँ पे था, यहाँ पे ये कॉइन फ्रिक्शन के वजह से थोड़ा आगे खिसकेगा और तब इस ग्लास में गिर जाएगा। तो यहाँ पे कॉइन थोड़ा आगे खिसका है इस फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये फ्रिक्शन तभी तक लगेगा इस कॉइन पे जब तक कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में रहेगा। ये कॉइन जब तक कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में रहेगा तभी तक फ्रिक्शन लगेगा। अगर कार्डबोर्ड झट से खिंचा गया तो बहुत कम टाइम के लिए इस कॉइन पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उतना टाइम में फ्रिक्शन के वजह से ये कॉइन थोड़ा आगे आएगा और फिर ग्लास टम्बलर में गिर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस कॉइन पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या? इस कॉइन पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, फ्रिक्शन आ गया है इस कॉइन पे, लेकिन वो फ्रिक्शन बहुत कम टाइम के लिए आया, इसलिए ये कॉइन थोड़ा आगे गया फ्रिक्शन की वजह से और कार्डबोर्ड खिंचा गया तो ये कॉइन वहीं पे नीचे गिर गया ऐसे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस कॉइन पे आ गया, तो यहाँ पे इस कॉइन को इस ग्लास में गिरने का कारण फ्रिक्शन बहुत कम टाइम के लिए लगा, ये है। और यहाँ पे अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इस कॉइन पे इस कार्डबोर्ड को खिंचाने से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि इस कार्डबोर्ड में फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये कॉइन यहीं पे रह गया और कार्डबोर्ड खिंचा गया, जिसके वजह से ये कॉइन नीचे ग्लास में गिर गया। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे ये कॉइन ग्लास में इसलिए गिर गया क्योंकि कार्डबोर्ड झट से खिंचा गया, जल्दी से खिंचा गया, और कार्डबोर्ड में फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन इस कॉइन पे बहुत कम टाइम के लिए लगा, इसलिए ये कॉइन इस ग्लास में गिर गया। यहाँ पे कॉइन पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे इस कॉइन को ग्लास में गिरने का वजह फ्रिक्शन बहुत कम टाइम के लिए लगा, ये है। ठीक, तो देखिए ध्यान से,
उम्मीद करता हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। आइए अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोगों को एक क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम। तो देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं हम लोग। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। और यहाँ पे भी वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और मास स्केलर है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इस मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक। तो मान लीजिए कि इस हॉरिजेंटल सरफेस पे कोई बॉडी जिसका मास 2 kg है और ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस बॉडी में मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 × 5 10, ठीक। और ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है, वर्टिकल भी ले सकते हैं, और ये नॉर्मल है हॉरिजेंटल सरफेस पे। इधर से एक बॉल ऐसे आया, इस बॉल का मास है 5 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये बॉल इस हॉरिजेंटल सरफेस पे यहाँ पे टकराया, और नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आया था, मान लेते हैं 30 डिग्री, जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ आया था उसी एंगल पे नॉर्मल के साथ वापस घूम गया टक्कर के बाद। तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, और इसका मास 5 kg और वेलोसिटी टक्कर के बाद भी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो यहाँ पे P इनिशियल अगर देखें, इनिशियल मोमेंटम टक्कर से पहले, यहाँ पे अगर P इनिशियल देखें टक्कर से पहले मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो 5 × 2 10, और मोमेंटम का यूनिट आएगा kg मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा मोमेंटम का यूनिट। और P फाइनल मोमेंटम होगा टक्कर के बाद मास इंटू वेलोसिटी, तो ये भी 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे निकालना है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P। तो ये आएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे वेक्टर साइन लगा देंगे। तो ये चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पे P फाइनल है 10 माइनस P इनिशियल है 10, और ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर तरीका से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल तरीका से 10 - 10 = 0 नहीं कर देंगे यहाँ पे। तो वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 2 × 10 × 10 2ab × cos थीटा।
और इस थीटा के जगह पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो P फाइनल और माइनस P इनिशियल के बीच का एंगल है ये। तो ये है P फाइनल का डायरेक्शन ये, और ये है P इनिशियल का डायरेक्शन। तो ये होगा माइनस P इनिशियल का डायरेक्शन। P इनिशियल के ठीक अपोजिट में इक्वल मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा इसको माइनस P इनिशियल बोलेंगे। तो ये होगा माइनस P इनिशियल का डायरेक्शन। तो P फाइनल और माइनस P इनिशियल के बीच का ये एंगल 30 + 30 60 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 × 10, फिर से यहाँ पे 100, तो 100 + 100 + 100 300, तो ये आएगा √300 = 10√3। ये आएगा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। यानी कि बॉल टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम में इतने का चेंज आया है। अब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी यहीं से मिलेगा। P फाइनल और माइनस P इनिशियल का डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये है P फाइनल और ये है माइनस P इनिशियल। इन दोनों को जब ऐड करेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही होगा ये, तो ये होगा डेल्टा P का डायरेक्शन, और डेल्टा P का मैग्नीट्यूड 10√3 आया है, 10√3। ठीक, तो यहाँ पे टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंजिंग आया है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का यहाँ भी 2 मीटर/सेकेंड है और टक्कर के बाद भी 2 मीटर/सेकेंड। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आए या डायरेक्शन में चेंजिंग आए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम में चेंजिंग आ ही जाएगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए ठीक से, इसको ध्यान रखिएगा, यूज करेंगे अभी न्यूटन के सेकेंड लॉ में। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के मोमेंटम में जो चेंजिंग का रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी कि किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंजिंग का रेट प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। यानी कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, और ये डेल्टा P वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि किसी बॉडी के मोमेंटम में इतना चेंजिंग लाने में कितना टाइम लगा, ये टाइम है ये डेल्टा T। ऊपर है चेंज इन मोमेंटम, और उतना मोमेंटम चेंज आने में जितना टाइम लगा वो टाइम नीचे में है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक, और यहीं पे अगर ये डेल्टा T टेंडिंग टू 0 हो, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, तो इसी को लिखा जाएगा dP/dt। ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में। और यहाँ पे इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इस फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है। यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये कि फोर्स का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक, आइए इस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो सेकेंड लॉ में और क्लैरिटी आ जाएगा। मान लीजिए कि इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक बॉडी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मास है 8 kg। ठीक, और कुछ देर के बाद इसी बॉडी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और मास तो यही रहेगा। वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पे मास में चेंजिंग नहीं आएगा, मास यही रहेगा 8 kg। ठीक, और मान लेते हैं कि वेलोसिटी 2 से 5 जाने में ये टाइम लिया है 3 सेकेंड का। तो यहाँ पे इस बॉडी के मोमेंटम में चेंजिंग आया है। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी, तो 8 इंटू 2 16 था, और फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 8 इंटू 5 40 है। और ये दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों मोमेंटम का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। P इनिशियल भी इसी डायरेक्शन में है और P फाइनल भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P ये होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, और P फाइनल है 40 माइनस P इनिशियल है 16, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल तरीका से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो यह आएगा 40 माइनस 16 24 kg मीटर पर सेकेंड, ये आएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक, और मोमेंटम में इतना चेंज आने में 3 सेकेंड का टाइम लगा है। तो फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इस पे फोर्स लगाए हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तभी तो वेलोसिटी में चेंजिंग आया है, यानी कि मोमेंटम में चेंजिंग आया है। तो मोमेंटम में इतना चेंज लाने में 3 सेकेंड लगा दिया। तो यहाँ पे कोई फोर्स लगा जो मोमेंटम में इतना चेंज लाने में 3 सेकेंड लगा दिया। तो उस फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ से, डेल्टा P बाई डेल्टा T, और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P 24 बाय इतना चेंज लाने में 3 सेकेंड का टाइम लगा है, तो बाय टाइम इंटरवल 3। तो यहाँ से फोर्स आएगा, 3 से ये कट जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फोर्स लगा है इस 3 सेकेंड में, तभी तो इसका वेलोसिटी 2 से 5 हो गया है, मोमेंटम 16 से 40 हो गया है। और इस फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे P फाइनल ये है और P इनिशियल भी यही है। तो P फाइनल और माइनस P इनिशियल ये होगा, ये है P इनिशियल, तो ये होगा माइनस P इनिशियल, और ये है P फाइनल। तो P फाइनल और माइनस P इनिशियल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो चेंज का डायरेक्शन वही आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो P फाइनल का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है 40 इस 16 से, तो इस डायरेक्शन में आएगा चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन फाइनल की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, तो अब आइए इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस पे ये परपेंडिकुलर है और इधर से कोई बॉल 5 kg के मास का 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आया और इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे इस सरफेस से टकरा गया और टकराने के बाद इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे वापस इधर भी चला गया। तो इस बॉल का मास तो यही रहेगा 5 kg और वेलोसिटी भी यही मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये एंगल भी 30 डिग्री। और यहाँ पे कांटेक्ट में जितनी देर ये बॉल इस हॉरिजेंटल सरफेस के कांटेक्ट में रहा उतना ही देर में इस बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ गया है। तो मान लेते हैं कि ये कांटेक्ट में रहा, कांटेक्ट में रहने का टाइमिंग है 0.1 सेकेंड। बहुत कम टाइम तक कोई बॉल कांटेक्ट में रहेगा अगर किसी सरफेस से बॉल को टकराएंगे तो। ठीक, तो जितना देर कांटेक्ट में रहेगा उतना ही देर में तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अभी इस डायरेक्शन में मोमेंटम अगर निकालें तो P इनिशियल होगा टक्कर से पहले मास इंटू वेलोसिटी 10 और टक्कर के बाद मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी 10। ये 10 आएगा kg मीटर पर सेकेंड के यूनिट में। ठीक, तो यहां से चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम इसका अभी अभी निकाले भी थे हम लोग, P फाइनल माइनस P इनिशियल, और ये वेक्टर है तो वेक्टर तरीका से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट P फाइनल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस P इनिशियल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे थीटा आएगा P फाइनल और माइनस P इनिशियल वेक्टर के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे P फाइनल ये है P फाइनल और P इनिशियल ये है, तो ये होगा माइनस P इनिशियल। इस P इनिशियल के इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसी को माइनस P इनिशियल बोलेंगे, और P फाइनल और माइनस P इनिशियल के बीच का ये एंगल 60 डिग्री है, 30 प्लस 30। तो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू हाफ आएगा 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 इंटू 10 100, यानी कि अंडर रूट 300 इक्वल टू 10√3। ये आएगा चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम में इतना चेंज आने में टाइम कितना लगा है, तो जितने देर बॉल इस सरफेस के कांटेक्ट में रहा है उतना ही देर में मोमेंटम में इतने का चेंज आ गया है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो गया है मोमेंटम। तो मोमेंटम को इतना चेंज होने में टाइम लगा है 0.1 सेकेंड कांटेक्ट में रहने का टाइम। तो फोर्स आएगा यहाँ से, फोर्स इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और चेंज इन मोमेंटम आया है 10√3 बाय कांटेक्ट में रहने का टाइम है 0.1। तो ये आएगा, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक 0 यानी कि
√3 इतना न्यूटन का फोर्स लगा है। और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर इस फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन यहाँ से देखेंगे, P फाइनल और माइनस P इनिशियल का जो रिजल्टेंट होगा, P फाइनल ये है, P फाइनल ये है और माइनस P इनिशियल ये है, तो P फाइनल और माइनस P इनिशियल का रिजल्टेंट यही आएगा, यही होगा डेल्टा P का डायरेक्शन और यही होगा फोर्स का भी डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में ये सरफेस इस बॉल पे इतना फोर्स लगाया है। ठीक, यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम एक दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं, वो दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखिए मोमेंटम का इनिशियली ये डायरेक्शन है, इसको अगर दो भाग में ब्रेक करें, इस सरफेस के पैरेलल और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा? ये एंगल थीटा है 30 है, तो ये भी 30 होगा। और इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 5 × 2 10 का, इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 10, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा 10 cos 30, तो 10 और cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा 10 sin 30, 10 sin 30 और sin 30 का वैल्यू 1/2। ये तो टक्कर से पहले जो मोमेंटम था उसको हम दो भाग में ब्रेक कर लिए हैं यहाँ पे, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक, अब टक्कर के बाद जो मोमेंटम है 10 का, 5 × 2 10 का, इसको भी दो भाग में ब्रेक करेंगे, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में। तो देखिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 5 × 2 10 का, तो इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा? तो ये 30 है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। और इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 10, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा 10 cos 30, 10 और cos 30 का वैल्यू √3/2 ये, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा 10 sin 30, तो 10 और sin 30 का वैल्यू 1/2। ठीक, अब इसी फिगर को कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये हॉरिजेंटल सरफेस यही वाला जिसमें बॉल टकराएगा, और इस बॉल का टक्कर से पहले इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है 10 √3/2, 10 √3/2, और इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट है 10/2, 10/2, और ये बॉल ऐसे आएगा, यहाँ पे टकराएगा और फिर वापस ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे टक्कर के बाद इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट है 10/2,
और इस सरफेस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट 10√3/2 10√3/2 ये है। तो अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, इस सरफेस से मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट टकरा जाएगा और टकरा के वापस भागेगा, लेकिन मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट टक्कर से पहले 10/2 और टक्कर के बाद भी 10/2 इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट का चेंज इन मोमेंटम आएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में तो चेंजिंग नहीं आया है, लेकिन डायरेक्शन इनिशियली ये था P इनिशियल और P फाइनल ये हो गया। डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में चेंज आ गया तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। और यहाँ पे ओनली चेंज इन मोमेंटम में इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो फाइनल है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये 10√3/2 10√3/2 माइनस इनिशियल है टक्कर से पहले 10√3/2 10√3/2। तो इन दोनों का वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, 5 आएगा, इसको कट करेंगे ये भी 5 आएगा, ये आएगा 5√3 माइनस 5√3 और इसको वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट करना है। तो P फाइनल ये है और माइनस P इनिशियल, ये प्लस P इनिशियल है। इतना ही मैग्नीट्यूड का अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले लें तो ये माइनस P इनिशियल होगा ये। तो P फाइनल और माइनस P इनिशियल के बीच का एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में आ गया है। तो यहाँ पे अगर इसको वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा √5√3 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर और प्लस 2 × 5√3 × 5√3 × cos थीटा और थीटा है इन्हीं P फाइनल और P इनिशियल के बीच का एंगल, P फाइनल और माइनस P इनिशियल के बीच का एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 0। और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से a² + b² + 2ab ऐसा वाला फॉर्म मिल रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√3 + 5√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, ये आएगा डेल्टा P का वैल्यू 5√3 + 5√3 का होल स्क्वायर और इस पे रूट है ये। तो यहाँ से डेल्टा P = लिख सकते हैं, इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा 5√3 + 5√3 यानी कि 2 × 5√3। तो ये आएगा 5 × 2 10√3। तो ये आएगा चेंज इन मोमेंटम ऐसा केस में। तो पहले वाले केस में जब हम लोग बनाए थे बिना कंपोनेंट में ब्रेक किए तो वहाँ भी चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू यही मिला था।
10√3। और यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स आएगा डेल्टा पी बाय कांटेक्ट में जितना देर रहा, तो कांटेक्ट में 0.1 सेकेंड तक रहा था, तो यहाँ पे डेल्टा पी 10√3 और बाय टाइम इंटरवल 0.1। ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा, तो 100√3 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा। तो पहले वाले केस में मोमेंटम को बिना ब्रेक किए सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिना ब्रेक किए जब फोर्स निकाले थे तो वहाँ भी यही आया था, और इस फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे P फाइनल है ये और माइनस P इनिशियल है ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन भी यही आएगा। ये चेंज इन मोमेंटम का यही डायरेक्शन होगा डेल्टा P का, तो फोर्स का भी यही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये फोर्स उस टक्कर वाले सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ये फोर्स। ठीक, तो दोनों में से कोई भी केस लगा सकते हैं। जब भी कॉलिजन होगा, टक्कर होगा, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए या तो सीधे P फाइनल माइनस P इनिशियल कर देंगे, उस वक्त P फाइनल और माइनस P इनिशियल के बीच का एंगल पता होना चाहिए, या फिर इनिशियल मोमेंटम को टक्कर से पहले दो भाग में ब्रेक कर देंगे, टकराने वाले सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिर टक्कर के बाद भी मोमेंटम को दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, टक्कर वाले सरफेस के पैरेलल और फिर टक्कर वाले सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वहाँ से एक चीज़ दिखेगा कि टक्कर वाले सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन वाला जो मोमेंटम का कंपोनेंट होगा, उसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद तक कोई चेंजेज इसमें नहीं आएगा। लेकिन टक्कर वाले सरफेस के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट होगा, उसके डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। तो सिर्फ इस कंपोनेंट का चेंज निकाल के बोल देंगे कि मोमेंटम में इतने का चेंज आया, और मोमेंटम का उतना चेंज आने में जितना टाइम लगा, उस टाइम इंटरवल से अगर उस चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड दे देंगे तो उस बॉल पे लगने वाला फोर्स भी मिल जाएगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं, अब न्यूटन के सेकेंड लॉ में और थोड़ा कुछ देखते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं F एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल, कि F एक्सटर्नल या नेट इक्वल टू dP बाय dt, ये, और ये P मोमेंटम है। अभी अभी देखे हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस मोमेंटम के जगह पे मास इंटू वेलोसिटी रखेंगे, तो ये आएगा dmv बाय dt। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, मास और वेलोसिटी, तो इसमें u इंटू वी वाला फॉर्म लगाएंगे। एक वेरिएबल को बाहर निकालेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो m को बाहर निकालेंगे तो आएगा dv बाई dt। अब प्लस, अब दूसरे वाले वेरिएबल को बाहर निकालेंगे v को, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा dm बाय dt। ये यहाँ पे dm है चेंज इन मास, यानी कि ब्लॉक अगर मूव करेगा
तो ब्लॉक के मास में कितना चेंजिंग आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो चेंज इन मास है ये। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करने से ब्लॉक के मास में थोड़ी चेंजिंग आएगा, ब्लॉक के मास में चेंजिंग नहीं आएगा। अगर पार्टिकल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे देंगे, लाइट के कंपेरेबल में उसका वेलोसिटी आ जाएगा। लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उतना अगर वेलोसिटी दे देंगे किसी पार्टिकल को तो उसके मास में भी चेंजिंग आने लगता है। ये बाद की बात है। 11th 12th के सिलेबस में मास में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे पार्टिकल को कितना भी वेलोसिटी दे दें। तो यहाँ पे मास में चेंजिंग नहीं आएगा। अगर ये बॉडी है, इसका मास है मान लीजिए 1 kg, और इसको अगर मूव कराएंगे तो इसका मास 1.5 kg नहीं हो सकता है, 0.7 kg नहीं हो सकता है, इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये टर्म 0 चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से F एक्सटर्नल या F नेट लिखा जाएगा m × dv/dt, m × dv/dt, और ये टर्म 0। और ये dv/dt रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, इसको एक्सीलरेशन बोला जाता है। हम लोग पढ़े भी हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ये तो इस dv/dt को एक्सीलरेशन लिख देते हैं। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। F बराबर ma, ये न्यूटन का मेन सेकेंड लॉ नहीं है। न्यूटन का मेन सेकेंड लॉ तो ये है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। और यहीं से अगर बॉडी के मास में चेंजिंग को 0 मान लें तो ये मिलता है F एक्सटर्नल बराबर ma। ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन पूरा NLM इसी पे बेस्ड है। इसी इक्वेशन से NLM का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुली ब्लॉक सिस्टम, इंक्लाइंड प्लेन, ये सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से F नेट बराबर ma से सबको डील करेंगे। ठीक है, तो आइए अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा हैंड से, तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे हैंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस मार्कर को अपने इस हैंड पे ऐसे रख दूं, तो ये मार्कर मेरे हैंड पे नीचे की तरफ एक दबाव वाला फोर्स लगा रहा है। तो मेरा हैंड भी इस मार्कर पे ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही दबाव वाला फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का दबाव फोर्स लगा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे किसी सरफेस पे मान लेते हैं, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे m मास को रख दिए हैं, तो ये m मास इस कांटेक्ट में इस सरफेस पे नीचे की तरफ एक दबाव वाला फोर्स लगा रहा होगा। मास बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कांटेक्ट में दबाव बढ़ेगा, तो दबाव वाला फोर्स इस सरफेस पे नीचे की तरफ लगेगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और इतना ही दबाव, इसी मैग्नीट्यूड का दबाव इस ऑब्जेक्ट पे भी ये सरफेस लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। एंड इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे ये n है एक्शन, ये मास इस सरफेस पे एक्शन किया
और ये सरफेस इस मास पे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन दिया इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉल है और ये दूसरा बॉल है। इस बॉल पे चार्ज है +4 कूलम और इस बॉल पे चार्ज है -4 कूलम। तो ये 10th में भी पढ़े होंगे कि अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे चार्ज अपोजिट है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। तो ये चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स आएगा और इस चार्ज पे ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और जितना फोर्स इस चार्ज पे होगा उतना ही फोर्स इस चार्ज पे भी होगा। तो यहाँ पे इस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्स एक दूसरे के वजह से लग रहा है और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों फोर्स एक लाइन के अलोंग है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतने फोर्स का एक्शन हुआ इस बॉल पे, तो ये बॉल इतना ही फोर्स का रिएक्शन इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में दिया इस बॉल पे। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं कि ये मान लीजिए m मास है, इस m मास का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है mg और इस मास पे ये सरफेस दबाव लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये मास रेस्ट पे है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो सीधी सी बात है नॉर्मल बराबर होगा mg के। तो यहाँ पे देखिए दोनों फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक वेट है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए 5 कंडीशन अभी लिखेंगे जो फॉलो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे वैसे भी ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहा है, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगना चाहिए एक दूसरे के वजह से, जैसे यहाँ पे लग रहा है। तो इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। यहाँ पे इस नॉर्मल रिएक्शन को एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं, लेकिन इस वेट और नॉर्मल रिएक्शन को एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते हैं। ये नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए 5 कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे जो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए 5 कंडीशन देखिए जो सेटिस्फाई होना चाहिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए फोर्सेस, ठीक। फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, एक दूसरे बॉडी के वजह से ही लगना चाहिए वो फोर्स। और 5वां है फोर्स सेम इन नेचर, फोर्स का नेचर भी सेम होना चाहिए। एक फोर्स अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो दूसरा भी नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल रिएक्शन है दूसरा वेट हो गया तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। एक अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है तब भी नेचर सेम नहीं हुआ, और नेचर सेम नहीं होगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर का ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वही चार्ज वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यह है +2 कूलम, इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज है +1 कूलम।
तो चार्ज का नेचर सेम है, दोनों प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे के बीच रिपल्सन होगा। ये तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो डायरेक्शन भी अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के वजह से ही लगना चाहिए, तो यहाँ पे लग रहा है ये फोर्स इस बॉल पे इस चार्ज के वजह से लग रहा है और ये फोर्स इस बॉल पे इस चार्ज के वजह से लग रहा है, तो एक दूसरे के वजह से लग भी रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और पांचवा कंडीशन है फोर्स सेम इन नेचर, यानी कि नेचर में भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के वजह से लगने वाला फोर्स, और ये भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के वजह से लगने वाला। तो यहाँ पे ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों फोर्स को बोल सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन। ठीक, एक्शन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास है m, तो इस सरफेस पे इस m मास के वजह से दबाव होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो मान लीजिए इस मार्कर को मैं अपने हैंड पे ऐसे रखूं, तो मेरे हैंड पे मार्कर के वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाव होगा और मार्कर पे हैंड के वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में दबाव होगा। तो यहाँ पे इस सरफेस पे इस मास के वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाव यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इस सरफेस के वजह से इस मास पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन यानी कि दबाव होगा। ठीक, तो अब इन दोनों फोर्सेस को देखते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होगा दोनों का। डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन भी अपोजिट है। एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में लग भी रहा है। और चौथा पॉइंट है फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, तो यहाँ पे ये मास इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और ये सरफेस इस मास पे फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऊपर के तरफ। तो ये दोनों फोर्स सरफेस और मास एक दूसरे के वजह से दोनों पे लग रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और पांचवा कंडीशन है कि सेम इन नेचर, नेचर में सेम होना चाहिए। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन है तो इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन है, नेचर में भी सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्स को बोल सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, और यहीं पे अगर तीसरा एग्जांपल ले लें कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इस पे फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और इस पे फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक, ये दोनों फोर्स बाहर से लगाए हैं हैंड से। और अब देखते हैं इस कंडीशन को। तो मैग्नीट्यूड इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी लग रहा है। और चौथा पॉइंट है फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर। तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पे फेल है क्योंकि ये फोर्सेज
एक दूसरे बॉडी के वजह से नहीं लग रहा है। इन दोनों फोर्स को अलग अलग हैंड से लगाए हैं ऐसे, तो ये चौथा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। पांचवा है फोर्स सेम इन नेचर, तो हैंड फोर्स है दोनों पे, तो नेचर में तो फोर्सेस सेम है लेकिन एक दूसरे बॉडी के वजह से नहीं है ये दोनों फोर्स, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नोट एक्शन रिएक्शन, ठीक। ये और एक एग्जांपल और देखते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं। ये मान लीजिए हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है m मास का, तो इस m मास का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और इस m मास पे ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर होगा क्योंकि इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन नहीं है। अब इसको देखते हैं इस कंडीशन में कि कौन कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। मैग्नीट्यूड इक्वल, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट है। एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी है दोनों, ठीक। और चौथा कंडीशन है कि फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के वजह से इस बॉडी पे लगना चाहिए और mg नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले बॉडी के वजह से इस सरफेस पे लगना चाहिए, लेकिन ये mg फोर्स तो इस मास पे ही लग रहा है, मास का वेट है, तो यहाँ पे सिंगल बॉडी पे ये दोनों फोर्स है, जबकि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे होना चाहिए और एक दूसरे के वजह से होना चाहिए। तो ये चौथा कंडीशन यहाँ पे फेल हो रहा है। और पांचवा है फोर्स सेम इन नेचर, फोर्स का नेचर भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक है वेट, तो नेचर में भी सेम नहीं है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। नोट एक्शन रिएक्शन, ठीक। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग इस 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करके एक्शन रिएक्शन पेयर को पहचान जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स का तीनों लॉ ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ में F बराबर ma, F नेट बराबर ma वाला जो फॉर्मूला आया था उस पर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन टाइप थ्योरी भी देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन, पुली ब्लॉक, इस सब टाइप का क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।